फेनसाइक्लिडीन इज़ अ साइकोटोमाइमेटिक, या जिसे हम कहें इट इज़ अ हैलोसिनोजन। तो इसके एक्शंस क्या होंगे? ये यूफोरिया कॉज करेगा, यूफोरिया के साथ साथ सेंसरी डिस्टॉर्शन कॉज करेगा, हैलोसिनेशंस इसकी वजह से होंगे। उसके बाद स्किज़ोफ्रीनिया लाइक साइकोसिस, जिस तरह स्किज़ोफ्रीनिया में साइकोसिस होता है तो फेनसाइक्लिडीन की वजह से भी वैसा ही साइकोसिस होगा। और जिस तरह कीटामीन हमारे पास एनाल्जेसिया और एमनीजिया कॉज करता है, इसी तरह फेनसाइक्लिडीन भी हमारे पास एमनीजिया और एनाल्जेसिया कॉज करेगा। तो फेनसाइक्लिडीन को हम एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब उसकी जगह हम कीटामीन ही प्रेफर करते हैं। इट इज़ अ डेंजरस ड्रग ऑफ एब्यूज़। तो अगर सी एन स्टिमुलेंट्स और साइकोटोमाइमेटिक्स की बात करें तो जितनी भी ड्रग्स हैं इन्होंने क्या करना है, या तो डोपामीन की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, या फिर नॉर एड्रेनालिन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, या फिर सेरोटोनिन जिसे 5-HT कहते हैं इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। अब डोपामीन, नॉर एड्रेनालिन और सेरोटोनिन को हम कहते हैं कि ये मोनोमाइंस है। सो अगर नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी देखें तो जो नर्व एंडिंग होती है उसके अंदर मोनोमाइन होता है। ये मोनोमाइन वेसिकल्स के अंदर फिलअप होता है, साइनैप्स के अंदर रिलीज होता है। अब मोनोमाइन से डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मोनोमाइन से सेरोटोनिन बन सकता है जिसे 5-HT कहेंगे, मोनोमाइन में से नॉर एड्रेनालिन बन सकता है और डोपामीन बन सकता है। सो अगर ऐसे न्यूरॉन्स जो कि सेरोटोनिन सेक्रीट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे दे आर सेरोटिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड दे आर फाउंड इन द डोर्सल रैफिन न्यूक्लियस। जो नॉर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे वो लोकस सेरुलस में मिलेंगे, और जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे दे आर फाउंड इन द सेंट्रल टेगमेंटल एरिया। अब सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनालिन जो है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। इनके जो रिसेप्टर्स है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस वगैरह हम पढ़े, और इसकी वजह से अरोजल और इफेक्ट्स जो है वो मूड के ऊपर आएंगे। और जो डोपामीन है वो भी अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि रिवॉर्ड या प्लेयर की फीलिंग आएगी। और जो डोपामीन के रिसेप्टर्स होंगे वो न्यूक्लियस एक्युम्बेंस या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होगा। अब जो मोनोअमाइन बच जाएगा वो क्या होगा? रिसाइकल होगा। रिसाइकल किसकी हेल्प से होगा? थ्रू मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से क्या होगा? ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू करेगा। हाँ, इन न्यूरॉन्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए। ये क्या करेगा कि इस मोनोअमाइन को इनएक्टिवेट कर देगा, इसको मेटाबोलाइज कर देगा इनटू एल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से साइकिल जो है वो बंद हो जाएगा। मोनोमाइन की जो है कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज कर जाएगी। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं और मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी भी हो सकते हैं। अब जो ए होते हैं वो नॉर एड्रेनालिन और साथ साथ सेरोटोनिन को मेटाबोलाइज करेंगे, और जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी होंगे दे आर गोइंग टू मेटाबोलाइज डोपामीन। अब इस केस में हम डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली ड्रग है दैट इज़ एम्फेटामिन। एम्फेटामिन करेगी क्या कि जो मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर देगी, और साथ साथ जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है इसको भी ब्लॉक कर देगी। सो एम्फेटामिन जो है वो प्रमोट करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मोनोमाइन जो है वो रिलीज़ हो, और इस तरह जो है वो मूड फ्रेश होगा। सो एम्फेटामिन विल इनहिबिट द न्यूरोनल अपटेक ऑफ मोनोमाइन। इट्स ऑल्सो गोइंग टू इनहिबिट मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। एम्फेटामिन के बाद कोकेन है। कोकेन क्या करेगी? इट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर। सो ट्रांसपोर्टर को एक और चीज़ इनहिबिट करने वाली है दैट इज़ कोकेन। इसके बाद हमारे पास आ सकता है लिसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड जिसे हम कहते हैं एलएसडी। सो एलएसडी क्या करेगा? इट इज़ एगनिस्ट एट सेरोटोनिन रिसेप्टर। सो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को अगर हम किसी तरह स्टिमुलेट कर दें थ्रू एलएसडी तो हम अगेन जो है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ एलएसडी क्या करेगा? इट इज़ ऑल्सो 5-HT2A रिसेप्टर एगनिस्ट, जिसकी वजह से ग्लूटामिनर्जिक ट्रांसमिशन जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए एलएसडी को कहते हैं इट इज साइकोटोमाइमेटिक या फिर हैलोसिनोजन। सो एलएसडी के बाद हम फेनसाइक्लिडीन भी यूज़ कर सकते हैं। फेनसाइक्लिडीन क्या है? इट इज़ गोइंग टू ब्लॉक द NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर। सो अगर NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर दें फेनसाइक्लिडीन की वजह से, तो भी हमें hallucinations वाले इफेक्ट्स मिल सकते हैं। सो फेनसाइक्लिडीन इज ऑल्सो साइकोटोमाइमेटिक एंड इट इज़ अ हैलोसिनोजन। तो अगर स्पेसिफिकली फेनसाइक्लिडीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पहली बात इट्स गोइंग टू ब्लॉक NMDA रिसेप्टर्स। NMDA रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आकर ग्लूटामेट एक्ट करता है, और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो इस रिसेप्टर को फेनसाइक्लिडीन ने ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा कुछ ना कुछ बिहेवियल
इफेक्ट्स भी हो सकते हैं फेनसाइक्लिडीन के, दैट आर बिकॉज ऑफ इट्स मॉड्यूलेशन इफेक्ट ऑन डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन। सो जो डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन है ये उसको भी समहाउ अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बिहेवियरल इफेक्ट्स जो है वो शो होते हैं। इसके अलावा ये सिग्मा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो फेनसाइक्लिडीन है उसको कॉमनली इनहेल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। इट इज़ ऑल्सो orally active. It has a half-life of round about 10 to 90 hours. क्लिनिकल यूज़ फेनसाइक्लिडीन को हम एज एन एनेस्थेटिक यूज़ कर सकते थे, लेकिन आजकल हमने इसको स्टॉप कर दिया और इसकी जगह कीटामीन जो है वो यूज़ होता है। इट इज़ अ डेंजरस ड्रग ऑफ अब्यूज़। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्लॉक NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। इसके अलावा सीजर्स वगैरह भी हो सकते हैं। सो अगर हम सारे CNS स्टिमुलेंट्स या साइकोटोमाइमेटिक्स को समराइज करें तो कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है विच इज़ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जैसे हम कहेंगे कि ये मोनोमाइन रिलीज प्रोमोटर है, यानी ये रिलीज करवाएंगे, या फिर मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर। सो उसमें आ सकती हैं एम्फेटामीन, डाईमिथाइलिन, डाईऑक्सी मैथएम्फेटामीन जिसे MDMA कहेंगे, और मिथाइल फेनिडेट आ सकती हैं। उसके बाद एक और सेकंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे कि ये मोनो अमाइन ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर या ब्लॉकर है, जिसमें कोकेन आ सकता है। थर्ड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कि 5-HT2A एगनिस्ट, या इनको हम कहेंगे दीज आर हैलोसिनोजेंस, और उसमें LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड मेस्कलीन, और DMT जिसे हम कहेंगे डाईमिथाइल ट्रिप्टामीन। और फाइनली एक और फोर्थ ग्रुप है जिसे हम कहेंगे NMD चैनल ब्लॉकर। सो NMDA ग्लूटामेट चैनल ब्लॉकर, और इनको भी हम कहेंगे कि दीज आर हैलोसिनोजेंस, और उसमें आ सकता है फेनसाइक्लिडीन और कीटामीन। सो CNS स्टिमुलेंट्स के बाद अगर CNS डिप्रेसेंट्स यानी अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स में एथेनॉल, मैथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल आ सकते हैं। अगर उन ड्रग्स की बात करें जो कि इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एल्कोहलिज्म में, तो उसमें डेक्सट्रोज और थायामीन आएंगे। और अगर उन ड्रग्स की बात करें जो कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म या फिर डिपेंडेंस की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है, तो उसमें नेल्ट्रेक्सोन, कॉम्प्रोसेट और डायसल्फाम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्कोहल विड्रॉल में हेल्पफुल ड्रग्स की बात करें तो उसमें थायामीन, डायजिपाम, क्लोरडाइजिप ऑक्साइड और लोराजिपाम आ सकते हैं। और अगर मैथनॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट में हम एथेनॉल देंगे और फोमेपिजोल देंगे।